नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 15 दिसंबर 2023 को करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ। आज 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड के माध्यम से कि 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पहले 15 दिसंबर को ही मनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसकी जो तिथि है वो चेंज होकर के हो गई है होती 21 मई को। ऐसा क्यों? आज के 4 साल पहले भारत ने मिलान के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन हो रहा था, वहां पे राष्ट्रीय कृषि उपभोक्ता दिवस के अवसर पर यह कहा कि 15 दिसंबर की जगह और 21 मई को जो है वो चाय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पे मनाया जाए, और इस बात को स्वीकार कर लिया गया। तो अभी वर्तमान में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, जबकि पहले जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को ही मनाया जाता था। बहरहाल अगर बात कर रहे हैं चाय की, तो चाय के उत्पादन के बारे में ही बात कर लेते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, सेकेंड नंबर पे है उत्पादक राष्ट्रों में से। बात कर लेते हैं कि पहला कौन सा है। फर्स्ट नंबर पे है चाइना। वैसे कहा जाता है कि चाय की खोज, या कह सकते हैं चाय सबसे पहले अगर कहीं पे उत्पादित की गई थी तो उस राष्ट्र का नाम भी चीन ही है। लगभग 2700 साल के पहले की घटना बताते हैं कि किंवदंती के अनुसार कि 2700 साल पहले वहां के कोई धार्मिक गुरु थे और उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर, या कह सकते हैं भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सर्वाधिक चाय उत्पादित की जाती है? आंसर इसका हो जाएगा असम। आसाम के अंदर सबसे ज्यादा चाय उत्पादित की जाती है। इसके अलावा नंबर 2 पे पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के अंदर भी सबसे ज्यादा चाय उत्पादित की जाती है, या कह सकते हैं वो शीर्ष राज्य है जहां पे चाय उत्पादित की जाती है। इसके अलावा बात करते हैं दक्षिणी ऐसे कौन कौन से राज्य जहां पे चाय उत्पादित की जाती है। उत्पादन कहां कहां होता है? तो एक तो होता है तमिलनाडु, केरला। ये दो प्रमुख दक्षिणी भारत के राज्य जहां पे भी चाय उत्पादित की जाती है। वैसे देखा जाए तो भारत जो है वो चाय का उपभोक्ता भी बहुत बड़ा है। विश्व का अगर सबसे बड़ा अगर कोई बात करते उपभोक्ता, अगर कोई राष्ट्र है, उसका नाम भी कौन सा है? भारत है। भारत विश्व की जो उपभोक्ता की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसका 18% उपभोग अकेला कौन करता है? वो भारत ही करता है। चाय के चैंपियन के तौर पे अगर कोई विख्यात अगर कोई चाय है, उस टी का नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग टी की जो टी है, जो चाय है, उसको चाय का चैंपियन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर उम्दा अगर कहीं पे चाय अगर उत्पादित होती है, कहीं पे उसका उत्पादन होता है, तो उस जगह का नाम दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग है वो, और वो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। तो बहरहाल आप देख रहे हैं कि अभी 15 दिसंबर के बारे में भी बताया, जबकि 21 मई के बारे में बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, उसको शिफ्ट करके और 21 मई को कर दिया गया। इसके अलावा भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से राज्य जहां से सबसे ज्यादा चाय उत्पादित की जाती है, और भारत का उत्पादन में कौन सा स्थान है, और उपभोक्ता के अंदर भी कौन सा स्थान है। जबकि प्रथम नंबर पे अगर उत्पादन की बात करें तो उस राष्ट्र का नाम आता है चीन। चलिए, आज 15 दिसंबर है, तो एक बार मैं आपको रिवाइज कराता चलूं कि 1 से लेकर के 15 दिसंबर के मध्य कौन कौन से ऐसे अंतरराष्ट्रीय दिवस थे जो दिवस के तौर पे मनाए गए और अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, जो जागरूकता दिवस है, जबकि 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, जबकि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, जबकि महापरिवहन जो दिवस है वो 6 दिसंबर को मनाया गया। 7 दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो 7 दिसंबर को मनाया गया। 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस, जबकि 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जबकि 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय यूनिसेफ दिवस, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, जबकि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया गया। तो इस पहले जो दिवस का जो स्लाइड है, जिसके बारे में आप देख रहे हैं कि जो इंपोर्टेंट 15 दिन के जो दिवस थे उसके बारे में हमने करी चर्चा। चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर बात करते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन है? तो टेनिस हॉल ऑफ फेम में अगर बात करते हैं तो ये ऐसे कौन से एशियाई पुरुष हैं? वो है 2, और कहां के रहने वाले हैं? दोनों के दोनों भारत के रहने वाले हैं, भारतवासी हैं, भारतवंशी हैं, और उनको टेनिस के हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया गया है।
जब टेनिस की बात हो रही है तो मैं आपको क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम के बारे में भी बता दूं। ऐसा पहले हमने सेशन में कंप्लीट करा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूं। इसके अंदर वीरेंद्र सहवाग और डायना एडुल्बी, और वीरेंद्र सहवाग तो भारत की ये प्रथम महिला क्रिकेटर है एज ए विमेन जिनको क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया गया। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग को भी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया गया। लेकिन सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि टेनिस के बारे में, आंसर इसका हो जाएगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। मैं आपको बता दूं कि लिएंडर पेस की उपलब्धि सबसे बड़ी यह है कि अगर टेनिस के तौर पे अगर देखा जाए तो ओलंपिक के अंदर सबसे पहले अगर कोई पदक लेकर के आया था उस खिलाड़ी का नाम है लिएंडर पेस। अटलांटा का जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा विजय अमृतराज जो है ये पेशेवर टेनिस के प्रबंधक के तौर पे भी इनको जाना जाता है, कमेंट्री भी करते हैं, और इसके अलावा ये टेनिस के जो है वो फेडरेशन के एक कार्यकारी सदस्य के तौर पे भी इन्होंने काम करा है। इसके अलावा महेश भूपति के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी जो है ये भारत के वेटरन टेनिस प्लेयर है, ये आपने देखा। इसके अलावा एक चीज आपको प्रश्न में और बता दूं कि रोहन बोपन्ना एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एटीपी टूर्स के अंदर सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के तौर पे इन्होंने भाग लिया और वहां पे गेम को जीता भी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज के बारे में कहा जाता है कि वो पूर्व टेनिस खिलाड़ी है, प्रसारक भी है और प्रमोटर भी है। लिएंडर पेस के बारे में हम सब पहले जानते ही हैं। 1996 के अंदर जो अटलांटा के अंदर जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर उन्होंने कांस्य पदक जीता। भारत का सबसे प्रतिष्ठित जो खेल अवार्ड दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इस पुरस्कार से भी ये सम्मानित है। 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं लिएंडर पेस। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम की स्थापना होती है 1880 के अंदर, और अगर टेनिस हॉल ऑफ फेम के अंदर अगर कोई शामिल होने वाली ऐसे ही पहली खिलाड़ी जो अगर कोई खिलाड़ी है जिनका का नाम है ली ना, जो चीन के रहने वाली है। एटीपी फाइनल्स का जैसा कि मैंने आपको बताया, एटीपी फाइनल्स के अंदर जीतने वाला दुनिया का सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी है जिनका नाम है रोहन बोपन्ना, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं भारत से। अब बात करते हैं कि साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और वो कहां पे आयोजित करे जाते हैं, जैसे उनके नाम है उसी स्थान पे उनको आयोजित किया जाता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन है, उसके बाद में है फ्रेंच ओपन, उसके बाद कौन सा है विंबलडन, और लास्ट में कौन सा है यूएस ओपन। ये सारे के सारे एक साल के अंदर 4 प्रकार के टूर्नामेंट अलग अलग स्थानों पे करे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किस देश के द्वारा 2 परमाणु संचालित पनडुब्बियों का अनावरण किया गया। विश्व में अगर देखा जाए तो जखीरा हथियारों का वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, और जो सिप्री रिपोर्ट आती है, सिप्री एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जो विश्व के जितने भी देश हैं उनके रक्षा आयुध और परमाणु युद्धों की या परमाणु जो जितने भी हथियार हैं उनकी संख्या के बारे में आकलन वो करती है। इसके अनुसार सबसे ज्यादा अगर परमाणु बम अगर है वो सबसे ज्यादा तो अमेरिका के पास है, उसके बाद में रूस के पास में, और चीन में दिन प्रतिदिन जो है परमाणु हथियारों का जो जखेरा उसको बढ़ाता ही जा रहा है। इसके बाद में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके पास भी परमाणु हथियारों की संख्या भारत से ज्यादा है, लेकिन भारत ने हमेशा निशस्त्रीकरण की तरफ जोर दिया है, और भारत का यह कहना है कि कभी भी हम पहले हम कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा परमाणु बम है वो हमारी आत्मरक्षा के लिए है, हम उस पर पहली जो है बार या पहली दफे कोई अगर उसका कोई उपयोग करता है वो हम नहीं कभी भी करने वाले हैं। चलिए तो इसका जो आंसर जाने वाला है रूस के पास में ऑलरेडी पहले से परमाणु बमों का जखीरा काफी है, और अभी हम सब लोगों को बताया कि फरवरी 2022 से यूक्रेन और रशिया के मध्य काफी लंबा जो है युद्ध चल रहा है, और इसके वजह से विश्व जो है वो काफी आर्थिक मंदी की तरफ अग्रसर हो रहा है, और रहा सा जो कसर थी वो कर दी पूरी किसने, हमास और इजराइल ने। तो बहरहाल 2 साल इसको हो गए, अभी भी युद्ध जो है वो थमता हुआ प्रतीत नजर नहीं आ रहा। अगर बात करें राष्ट्रपति की, हम सब लोग जानते हैं व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्रपति हैं, मॉस्को इसकी राजधानी है। अब लेकिन गौरतलब ये है कि सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में अगर कच्चे तेल का अगर आयात कर रहे हैं, भारत के कुल आयात का 1/4% जो आयात है हम लोग कहां से करते हैं, वो करते हैं रसिया में। समझदारी भरा निर्णय भारत सरकार का, क्योंकि रूस के द्वारा
जो भी तेल आयात किया जाता है उसके बदले जो हम जो करेंसी देते हैं वो करेंसी देते हैं रूस। कौन सी? हमारी जो स्थानीय जो करेंसी है, कौन सी? रुपया। रुपया के अंदर हम इसके साथ में क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। रूस इसलिए भी चर्चा में था कि हमने रूस के साथ में एक जो है ट्रीटी करी, जिसके अंदर, या कैसे ट्रीटी भी करी, तो वो ट्रीटी का ही अंग था जिसके अंदर S-400 जो मिसाइल है उसका भी हमने आयात किससे किया? वो रसिया से किया। ये भी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा रूस के द्वारा बहुत सारी ऐसे जो है परमाणु संयंत्र जो भारत के अंदर काम कर रहे हैं, और भारत बहुत बड़ा रक्षा साझेदार, बहुत लंबे समय से भारत के साथ में काफी अच्छा सहयोगी भी रहा है, और एससीओ का सदस्य भी है। इसके अलावा ब्रिक्स का भी सदस्य है, और सारे संगठनों के अंदर भी भारत के साथ में कंधा से कंधा मिला करके और काम करता हुआ ऐसा प्रतीत होता है। चलिए देख लेते हैं। रूस है और नाम है क्रास्नोयार्स्क और सम्राट अलेक्जेंडर थर्ड। भारत द्वारा S-400 मिसाइल रूस से आयात हमने करी है। हाल ही में रूस ने यूरोप की जो कन्वेंशनल जो ट्रीटी थी उससे क्या हो गया है? वो बाहर हो गया है। और भारत की कुल जरूरत का 1/4 रूस से कच्चा तेल हम खरीदते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा अगर भूभाग वाला अगर कोई राष्ट्र है, उस राष्ट्र का नाम है रूस। हालांकि यूएसएसआर के टुकड़े होने के बाद भी विश्व के अंदर सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो रूस ही है। रूस यूक्रेन की अगर बात करें तो फरवरी 2024 आएगी तो लगभग 2 साल के आसपास हो जाएंगे रूस के साथ में यूक्रेन को युद्ध करते हुए। और वहां के जो राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? व्लादिमीर जेलेंस्की, वो वहां के राष्ट्रपति है। ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करते हैं। जब यूक्रेन के ऊपर जब रसिया ने अटैक करा तो वहां अपने निवासियों को, छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम कौन सा था? गंगा। लेकिन आप नीचे देख रहे हैं कि ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय उस ऑपरेशन का नाम है जहां पे इजराइल और हमास के बीच में जब युद्ध छिड़ा गया और बहुत सारे ऐसे इजरायली जो नागरिक थे, जो छात्र थे और महिलाएं थी, उनको हमास अगवा करके ले गया, बंधक बना करके ले गया। उस समय अपने नागरिकों को सकुशल अपने देश में पहुंचाने के लिए ऑपरेशन अजय जो है वो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में भारत में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए किस संस्था ने व्यापक कार्यक्रम शुरू कराया? आंसर इसका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा कहाँ के रहने वाले? ये भारत के रहने वाले हैं। और वर्ल्ड बैंक के बारे में हम सब लोगों को विदित है कि विश्व के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई अगर आर्थिक संकट आता है और किसी राष्ट्र को अगर किसी प्रकार की धन की आवश्यकता होती है तो वर्ल्ड जो बैंक है वो आगे बढ़ करके और उस राष्ट्र की हेल्प करता है। अभी हमने हाल ही में देखा कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है 337 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। किसको? एक संकटग्रस्त देश है जिसका नाम है, आर्थिक संकट वहां पे छाया हुआ है, श्रीलंका, तो उसको उन्होंने आईएमएफ ने मदद करी है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अब बात करते हैं कि वायु प्रदूषण के बारे में, तो वायु प्रदूषण के अंदर भारत भी उससे अछूता नहीं है। वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो देश की राजधानी जो दिल्ली है, सबसे ज्यादा अगर वायु की गुणवत्ता अगर कहीं पे भी खराब हुई है भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो दिल्ली की है। विश्व स्तर की बात करते हैं तो चाड एक अफ्रीकी देश, वहां की आबोहवा भी सबसे ज्यादा खराब है। इसके लिए कौन कौन सी चीजें करी जा रही है? विश्व बैंक द्वारा एक बहुआयामी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्योंकि भारत की जो आबादी है वो लगभग 1.40 अरब, 1 अरब 40 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या हो गई है। और वहां पे जो वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन ही बढ़ता चला जा रहा है। 2.5 प्रदूषण पीएम जो है इसका, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल का प्रदूषण और विनाशकारी प्रभाव को रोकने में सक्षम के लिए वर्ल्ड बैंक ने इस प्रकार की एक थीम को बना करके और एक प्रोग्राम को चलाया है। विश्व बैंक के अनुसार इस प्रयास से एयर शेड प्रबंधन उपकरणों की शुरुआत की जाएगी, जिसकी वजह से वायु गुणवत्ता के अंदर क्या होगा? सुधार होने लगेगा। 7 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के अंदर शामिल करते हुए सिंधु गंगा के मैदान, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अलावा जो राज्य है उनके अंदर जो गंगा का जो मैदान है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ और मैदानी वाला है, वहां भी इस प्रकार की कवायद को और ज्यादा तेज किया जाएगा। क्षेत्रीय एयरशेड कार्य योजना का भी निर्माण किया जाएगा। भारत में प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से खतरनाक वायुजनित प्रदूषक जो PM 2.5 के अस्वास्थ्यकर स्तर पे पहुंच गया है, तो स्थिति काफी विकराल होने वाली है। हम सब लोग पढ़ते हैं अखबारों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कि दिल्ली के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, वहां उनकी जो स्वास्थ्य जितनी समस्याएं हैं वो अभी तक पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। और वर्तमान में इस समस्या से
पूरे का पूरा जो राष्ट्र है वही जूझ रहा है। लेकिन जब कभी भी अगर 2.5 के आसपास अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है तो स्कूली बसों की वहां पे क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि आपकी जो शिक्षा है उस पर भी काफी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं वहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक। चलिए, और विश्व बैंक की अगर स्थापना के बारे में बात करें तो जुलाई 1944 में होती है, और वर्तमान में इसके जो अजय बंगा है वो 14वें राष्ट्रीय उनके क्या है अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनको बनाया गया जो भारतीय मूल के हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किस देश में तमिल आइकॉन तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तमिल आइकॉन तिरुवल्लुवर, संत तिरुवल्लुवर के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जबकि इसके अलावा दक्षिण भारत के अंदर इनका बहुत बड़ा संत के रूप में इनको जाना जाता है। और तमिल साहित्य की अगर बात करते हैं तो वहां पे इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। तमिल साहित्य के अंदर जिन ग्रंथों की जो रचना की गई थी उनके अंदर भी इनका योगदान है। तिरुवल्लुवर के बारे में कहा जाता है कि या तो ये 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास हुए थे, और उसके बाद में अभी भी जो है वो लोगों को इनकी जन्म तिथि के बारे में तो कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। लेकिन पांड्यों के समय जो पांडे जो पहले जो राजकुल हुआ करता था उनके समय पे संगम साहित्य का आयोजन किया गया, और उसके अंदर संत तिरुवल्लुवर जो है उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। दक्षिण भारत के बड़े संत माने जाते हैं। बहरहाल इनकी जो प्रतिमा का जो अनावरण किया गया वो कहां पे किया गया, प्रश्न आपसे यहां से पूछा जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस से यहाँ पे ये संबंधित से इस प्रतिमा का है वर्तमान में। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो सैग्री जो फ्रांस है वहां पे इसका अनावरण किया गया। अन्य नाम जो वल्लुवर एक जो स्थानीय नाम है कि तमिल जो कवि संत है उनको वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है। कालावधि के संबंध में अगर देखा जाए तो विरोधाभास है। सामान्यतः तीसरी चौथी जबकि 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच में भी माना जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि जन्म तिथि इनकी कोई ज्ञात ऐसी नहीं है। द्रविड़ समूह द्वारा संत की उपाधि इनको दी गई। इसके अलावा जाति व्यवस्था में ये लोग संत वैसे भी देखा जाए तो ये निर्गुण भक्ति को मानते हैं, और जाति व्यवस्था में अगर विश्वास करने लग गए तो फिर संत वो किस चीज का। इसलिए इनके लिए तो सभी जातियां सभी धर्म, और ये तो धर्मनिरपेक्ष वैसे ही होते हैं, तो जातियों से इनका कोई खास लेना देना नहीं। तिरुवल्लुवर में 10 कविताएं और 123 खंड इसमें शामिल। इसमें प्रत्येक खंड में 3 पुस्तकों को विभाजित किया गया, जिसमें आराम, सद्गुण, सरकार और समाज और कामम प्रेम के बारे में। अब बात करते हैं संगम साहित्य की। संगम साहित्य हिस्ट्री के अंदर पूछा भी जाता है और काफी सवाल वहां से निकल करके आते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के अंदर इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तमिल की उदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम हुए थे, और वहां पे तमिल कवियों का समागम हुआ था। वहां पे बहुत सारे ऐसे तमिल कवि इकट्ठे हुए थे, और वहां पे कौन कौन सी रचनाएं जो बनी उनके बारे में करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रथम जो संगम था वो मदुरई में हुआ। देवता और महान संत इसके अंदर क्या हुए, शामिल हुए। लेकिन इसके अंदर कृति किसी प्रकार का कोई भी निर्माण नहीं किया गया, कोई भी पुस्तक रचित नहीं की गई। जबकि दूसरा जो संगम था वो कपाटपुरम में हुआ था। वहां पे एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम का यहाँ पे क्या की गई, इसकी रचना की गई। जबकि 3rd नंबर का जो संगम था वो मदुरई में फिर किया गया। अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए, कुछ सामग्री समूह ग्रंथों का महाकाव्य के रूप में क्या हो गई, वो परिणित हो गए। तो पहले और 3rd में जो दोनों मदुरई में हुए थे वहां पे किसी प्रकार का कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। जबकि दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम में, तो कपाटपुरम में तोल्कापियम नाम का एक ग्रंथ जो है वो तमिल साहित्य जो था उसके अंदर सबसे बड़ा उसको माना जाता है ग्रंथ के तौर पे। और तमिल कवियों जो कवि थे उन्होंने इसको क्या किया था, उनकी रचना करी थी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 5। हाल ही में यूआईडीआई द्वारा आधार सेवाओं की अधिक शुल्क लेने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया? आधार हमारी पहचान, और आधार के माध्यम से हमारी पहचान होती है। आज अगर किसी प्रकार का अपने को अगर अपने बारे में कुछ ब्यौरा देना होता है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में अगर किसी को बताना होता है, तो सबसे पहला अगर हम कोई प्रूफ देते हैं तो आधार देता है। और केंद्र सरकार ने इस पे बहुप्रतीक्षित कह सकते हैं महत्वाकांक्षी योजना में से एक रहा है, और आधार पे लंबा चौड़ा काम जो है वो केंद्र सरकार ने करा है। आंसर इसका हो जाएगा 50,000। अगर किसी भी प्रकार के ई मित्र की जो सेवा है वो हम सब लोग लेते हैं, और वहीं से सारी चीजें हम डाउनलोड भी करते हैं, वहीं पे हम फॉर्म भरते हैं, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी सुविधाओं को अगर हम उपभोग करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, तो हमें आधार के माध्यम से वहां पे जाना होता है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आधार के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या कोई अगर अनैतिक काम करते हैं अगर ई मित्र या जो सेवा प्रदाता जो कंपनियां हैं, तो उन पे कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? 50,000 रुपए का जुर्माना लगा भी दिया गया है। और इसी के संबंध के अंदर आज ये प्रश्न बनाया कि 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। अगर आपने अधिक शुल्क भी ले लिया, किसी को सामान्य कोई सेवा दी है और उसमें आपने अगर शुल्क अगर अधिक ले लिया, तो भी
इसके अलावा कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होगी, उसमें भी किसी ई मित्र या कोई संचालक जो है उसने अगर आपसे उसके लिए चार्ज किया है तब भी उस पर आप जुर्माना लगा सकते हैं। सरकार के द्वारा इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। सभी आधार ऑपरेटर बायोमेट्रिक्स और जनसांख्यिकी के विवरण अपडेट करने की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं समेत किसी भी सेवा के लिए अधिक शुल्क नहीं लेने के लिए बाध्य किया गया है। अगर आप इस प्रकार की अगर चीजें नहीं करते तो आप पे जुर्माना लाद दिया जा सकता है। चलिए, उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और नामांकन और अद्यतन के दौरान अनाधिकृत शुल्कों के माध्यम से नागरिकों के शोषण को रोकना है कि आप इस प्रकार की चीजें नहीं कर सकते। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। उससे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के जो राज्य मंत्री है जिनका नाम राजीव चंद्रशेखर है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में भारतीय शहरों में किस शहर ने शीर्ष पे जगह बनाई है? शीर्ष पे जगह बनाने वाला जो जो एक राज्य है जिसका नाम है हैदराबाद। नंबर 2 पे कौन सा है? नंबर 2 पे है पुणे और बेंगलुरु। ये भी अच्छी पोजीशन में, जहां पे 154 से लेकर के 155 और 158 के आसपास इनकी जगह है। लेकिन बात ये करते हैं कि विश्व के अंदर सबसे अगर अच्छे शहरों की रैंकिंग की बात करें, तो जीवन गुणवत्ता की बात करें, तो वहां पे ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वियना की जो गुणवत्ता के अंदर अगर दृष्टि में देखा जाए तो सबसे ये उत्तम शहर या स्थलीय हो सकता है। तो पहला जो इसका आंसर हो जाएगा कि हैदराबाद जो है उसको विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में भारतीय शहरों के अंदर नंबर 1 मिला है, ना कि विश्व के अन्य देशों के समान। देखते हैं मर्सर रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद की विश्व रैंक पर कितनी है? 153वीं रैंक है, जबकि पुणे में 154वां है और जबकि बेंगलुरु के अंदर 156वां। मतलब 153 से लेकर के और 156, जिसके अंदर 4 वैसे होते हैं डिजिट, लेकिन यहाँ पे 3 है। कह सकते हैं कि 153, फिर 54, 55 को छोड़ दिया और फिर कौन सा आ गया? 56 आ गया। शीर्ष स्थान पे वियना ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये यहाँ पे ऑस्ट्रिया। और अन्य शहर का ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का है। ये शीर्ष स्थानों पे अंदर बने हुए हैं। निम्न गुणवत्ता शहर की भी अगर बात करते हैं तो वहां पे आता है एंजामेना जो चार्ड का है और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, उसको राष्ट्र भी कहा जाता है। बांगुई केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य है। और खार्तूम, खार्तूम किसकी राजधानी? खार्तूम है राजधानी सूडान की। तो वो भी सबसे ज्यादा गंदे शहरों की श्रेणी में ही वो आते हैं। सबसे प्रदूषित शहर चार्ड हो गया। जबकि भारत के प्रदूषित शहरों की अगर बात करें तो वहां पे दिल्ली सर्वप्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा अगर छोटे शहरों की बात करें, मझोली शहरों की बात करें, तो वहां पे अलवर के पास में ही एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है भिवाड़ी, जहां पे सबसे ज्यादा जितने भी जो कह सकते हैं कि एनसीआर के अंदर जो कंपनी है उनका बहुत बड़ा एक भाग जो है यहाँ पे क्या करता है? माल उत्पादित करता है। और बहुत सारी यहाँ पे एमएनसी कंपनियां भी यहाँ पे कार्यरत हैं। प्रदूषित शहरों के अंदर भिवाड़ी जो राजस्थान का प्रथम स्थान रखता है। चलिए देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो 153वां स्थान है विश्व की, जो अगर गुणवत्ता शहरों की बात करें तो वहां पे 153 नंबर पे हैदराबाद है, 154 पे पुणे है, जबकि 156 नंबर पे बेंगलुरु है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को पद्म पाणि अवार्ड से नवाजा जाएगा। और इसके अंदर क्या है, पहले तो जान लेते हैं कि जावेद अख्तर कौन है। तो ये गीतकार है और इसके अलावा ये पटकथा लेखक भी हैं, या इनको कहानी लेखक भी जाना जाता है, जिन्होंने शोले है और दीवार है, जंजीर है, ऐसी जो पिक्चरें हैं इनका इन्होंने क्या किया था? इनको पिक्चरों को लिखा था, इनकी कहानी स्क्रिप्ट को इन्होंने लिखा था। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो अभी जावेद अख्तर है और अजंता एलोरा का जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसके अंदर इस प्रकार का पुरस्कार दिया गया, जहां पे पुरस्कार की जो राशि थी उस राशि जो है वो कितनी? 2 लाख रुपया है। कृतियां कौन सी है? जंजीर है, दीवार है, शोले है, डॉन है और काला पत्थर और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों को उन्होंने लिखा है। अन्य पुरस्कार काफी वेटरन है और बॉलीवुड के काफी कह सकते गीतकार और पटकथा लेखक। 1999 में इनको पद्मश्री, जबकि कुशल कुमार अवार्ड इनको 2004 में मिला। पद्म भूषण इनको 2007 में मिल चुका है, जबकि रिचर्ड जो अवार्ड है वो 2009 के अंदर मिल चुका है। तो आप हैं जावेद अख्तर, जिनको अजंता एलोरा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 3 से लेकर के 7 2024 के अंदर जो दिया जाएगा उसके अंदर इनको इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। व्यास सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र के अंदर उन शीर्ष पुरस्कारों में से एक, हालांकि बात करें साहित्य के क्षेत्र में तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा और श्रेष्ठ या कह सकते हैं शीर्ष जो स्थान वाला
पुरस्कार माना जाता है। ये अवार्ड दिया जाएगा व्यास सम्मान 2023। जो किसे सम्मानित किया जाएगा? नाम है इनका पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया जाएगा। संस्मरण की यादें और यादें इनके लिए दिया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद में दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार है। शुरुआत इसकी होती है 1991 के अंदर। 1991 में इसकी शुरुआत होती है और के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जा रहा है। पुरस्कार की अगर राशि की बात करें तो 4 लाख रुपए की जो नगद राशि वो इस पुरस्कार के माध्यम से दी जाती है। प्रथम व्यास जो पुरस्कार है वो रामविलास शर्मा को दिया गया, जबकि व्यास सम्मान 2022 का ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्य उपन्यास पागलखाना को दिया गया, उनकी कृति को दिया गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक जो है विकसित करी? आंसर इसका हो जाएगा आईआईटी मद्रास। मद्रास इसके अलावा एक और कारनामा कर चुका है, ट्रांसक्रिप्शन। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जो फैसले लिखे जाते हैं वो इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन जो स्थानीय है या कह सकते हैं वहां की जो लोकल लैंग्वेज के अंदर भी प्रार्थी को या जो याचिका करता है उसको उसी की भाषा के अंदर वो अगर रिजल्ट या जजमेंट मिल जाए तो उसके तो बात ही की क्या कहने। और इसी के संदर्भ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हाथ मिलाया आईआईटी मद्रास ने, जिसने ट्रांसक्रिप्शन टूल को क्या किया? तैयार किया। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि कानपुर ने भी जो है कृत्रिम जो वर्षा है उसको कराने के लिए दिल्ली के अंदर इस प्रकार का हम लोगों ने देखा वायु जो गुणवत्ता का जो सूचकांक था वो काफी खराब हो गया था, और जिसकी वजह से आईआईटी कानपुर ने इस प्रकार का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को दिया था कि हम जो है कृत्रिम बारिश भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो नवाचार है वो हमारी आईआईटी जैसा करती रहती है। इसके अलावा हमने देखा था कि आईआईटी जो रोपड़ है, आईआईटी रोपड़ है वो पंजाब के अंदर है, और वहां पे उन्होंने टेंटलम नाम की एक दुर्लभ खनिज की खोज करी थी, जिसका उपयोग सेमीकंडक्टर बनाने के लिए तथा चिप बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। ऐसा कारनामा किसने करा था? आईआईटी रोपड़ है। और सतलज नदी के किनारे पे इस प्रकार के दुर्लभ प्रजाति के धातु की खोज आईआईटी रोपड़ ने करी थी। तो जितने भी प्रकार के जो आईआईटीज आप देख रहे हैं इन सब का योगदान जो भारत के लिए अक्षुण्ण है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चलिए चीजें। आईआईटी मद्रास जल जीवन मिशन के अंतर्गत है, और हम सब लोगों को पता है कि जल जीवन जो मिशन है 2024 तक हर घर पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जल जीवन मिशन एक कह सकते हैं मिशन मोड पे काम कर रहा है। ये भारत की फ्लैगशिप स्कीमों में से भी एक है, और वर्तमान में जो जल जीवन जो मिशन है उसके जो कह सकते हैं प्रभारी जो मंत्री जिनका नाम गजेंद्र सिंह शेखावत है। जल जीवन मिशन 2024 तक सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त जल उपलब्ध कराना, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। लेकिन आईआईटी मद्रास क्या कर रही है? आईआईटी मद्रास कटी नैनो स्केल पे आयरन ऑक्सीडाइड डाइट्रोहाइसाइड का उपयोग पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने और पानी की गुणवत्ता के मुद्दों को संशोधित करने के लिए इस प्रकार का उद्देश्य हासिल किया जाना भी प्रस्तावित है। भारत में ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य नल पानी उपलब्ध करवाना इस संस्था का और इस मुहिम का लक्ष्य है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा 10 वर्षों बाद में शांति मिशन को आधिकारिक तौर पे क्या करी? समाप्त करने की घोषणा करी। ये आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों के बाद में शांति मिशन को आधिकारिक तौर पे क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? माली। कहां का राष्ट्र है? ये है अफ्रीकी महाद्वीप का। अफ्रीकी महाद्वीप का ये राष्ट्र जो है एक राष्ट्र है जहां पे भूखमरी, कुपोषण, संघर्ष, जातीय संघर्ष और अस्थिरता की स्थिति बनी रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे यूएन ने क्या चलाया था? मिशन चलाया था, जिसके अंदर भारतीय सेनाओं ने भी भाग लिया था। हालांकि अगर देखा जाए तो विश्व के उन शीर्ष देशों के अंदर भारत शामिल है जहां पे यूएन पीस कीपिंग जो फोर्स है उसके अंदर भारत अपना अव्वल स्थान रखता है, और लगभग वर्तमान में 5900 सैन्य कार्मिक अभी भी वर्तमान में 12 ऐसे मिशन जो वर्तमान में चल रहे हैं वहां पे भारत इसके अंदर साझेदार बना हुआ है। इसके अलावा लगभग 150 के आसपास ऐसे रक्षा कार्मिक हैं जिन्होंने यहाँ पे प्राण न्यौछावर भी इस यूएन पीस कीपिंग जो फोर्स है यहाँ पे इन्होंने प्राण न्यौछावर भी करे हैं कि विश्व के अंदर शांति और वसुदेव कुटुंबकम की जो धारणा है उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इस प्रकार के यूएन मिशन कहां पे चलाए जाते हैं? जहां पे कुपोषण, भूखमरी, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष जिसको गुट संघर्ष के तौर पे भी जाना जाता है, और जहां पे जिस राष्ट्र की अस्थिरता
बनी रहती है, जिसमें अफ्रीकी जो राष्ट्र है वो सबसे ज्यादा इसमें आगे रहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। माली यूएन शांति मिशन में भारत का जो योगदान है, अभी तक 48 शांति मिशनों में भाग ले चुका है। नई दिल्ली के अंदर सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग की स्थापना की गई है। लगभग 2,75,000 सैनिकों का योगदान रहा है अभी तक। वर्तमान में 12 यूएन मिशनों के अंदर लगभग 5900 सैनिक वर्तमान में तैनात है। बात करते हैं यूएन की। हम सब लोगों को पता है कि यूएन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, और एक आपको पता है अंटार्कटिका के एक जो चार्टर बनाया गया था उसके अंतर्गत यूएन की स्थापना की गई, और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न। हाल ही में आरबीआई ने सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पेंशन वितरण करने के लिए किस बैंक को प्राधिकरण प्रदान किया है? इस प्रकार की जवाबदारी किस बैंक को मिली है? आंसर इसका हो जाएगा बंधन बैंक। बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, कलकत्ता के अंदर है, और आरबीआई के द्वारा ये अनुसूचित जो बैंक है उसकी श्रेणी के अंदर ये बैंक भी आता है। लगभग 50 से 75 हजार जो रेलवे के जो कार्मिक हैं वो हर साल रिटायरमेंट होते हैं, और रिटायरमेंटों के दौरान उनको जिस प्रकार के ग्रेजुइटी है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेंशन अंशदान के तौर पे दिए जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो बैंक है वो अभी वर्तमान में बंधन बैंक है, जिनके साथ में रेलवे ने अपना एमओयू करा है। चलिए देख लेते हैं। देश भर में लगभग या कह सकते हैं टोटल जो है 17 तो क्षेत्रीय कौन से रीजनल, ये तो है रीजनल कार्यालय, तथा 8 है उत्पादन इकाइयों में हर साल करीब 50,000 सेवानिवृत्त लोगों तक पहुंच प्रदान करने का कार्य बंधन बैंक करने वाला है। स्थापना इसकी 23 अगस्त 2015 को इसकी स्थापना की गई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे, कलकत्ता के अंदर है। रेलवे मंत्रालय जो है इसके जो अध्यक्ष है, इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। रेलवे मंत्रालय के अध्यक्ष है, रेलवे मंत्रालय के अध्यक्ष है जिनका नाम है जया वर्मा सिन्हा, और इसके अलावा अगर वैष्णव जो अश्विनी जो वैष्णव है वो रेलवे मिनिस्टर है। तो चलिए दोस्तों, आज आपने इस इंपोर्टेंट सेशन के अंदर जानेंगे कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और हमने आपके साथ में किया उनका डिटेल में एनालिसिस। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।